हेलो एवरीवन, दिस इज जोगिस्तान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोध का ताप पे निर्भरता। और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले आपने इस टॉपिक को पहली बात तो पढ़ा नहीं है। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पे जो बेस्ड डेरिवेशन है, मतलब इसका जो डेरिवेशन है और इस पे जो डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एंड आप इन्जॉय भी करोगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है। मतलब अगर इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए ना, बहुत ही आसान है। बाकी अफवाह तो बहुत उड़ा के रखे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन नहीं है यार, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक ना। तो चलते हैं, हम मज़े के साथ उसको स्टडी करते हैं और शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा लोकेशन है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं पर शूट कर लेते हैं यार। क्या दिक्कत क्या है, मतलब पढ़ना पढ़ाना कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती यार। चलो तो सीखते हैं उस टॉपिक को और मज़े के साथ पढ़ते हैं। आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा, जो कि है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, रियली में बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पहले आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक ना। और ये अफवाह है यार कि ये कठिन है, इजी है यार, ठीक ना। बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अभी इस वाले पार्ट को स्किप करो, इस वाले पार्ट को अभी मत देखो, ठीक ना। ये वाले पार्ट को, ये नोट्स से मैं समझाने की कोशिश करूंगा झन्नाटेदार तरीके से। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पार्ट को स्किप करो, इस पार्ट को भी मत देखो, ठीक ना। आगे हम ताप पर निर्भरता पढ़ने वाले हैं ना, कि किस तरीके से प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध होता क्या है, धारा के प्रवाह में रुकावट, धारा का प्रवाह में रुकावट किस तरीके से ताप पर निर्भर करता है, इसी को आज हम देखेंगे। सो चलते हैं यार और उसको देख लेते हैं। तो इस पार्ट को बस स्किप करो, उसको ज्यादा मत देखना, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, नीचे देखो। अब यहाँ पर नीचे आपको देख करके एक बात आपको मैं समझा दूं कि अगर कोई भी वायर है यार, ठीक ना, तो वायर है तो उसकी जो ताप होगी दो होगी। कैसे दो हो जाएगी? अरे शुरुआत में कुछ और ताप होगी, और सपोज दैट हमने क्या कर दिया, उस ताप को बढ़ा दिया, ठीक ना। मतलब जो शुरुआत में ताप थी उससे ताप थोड़ा क्या कर दिया, बाद का ताप यानी बढ़ा दिया, मान लो ताप को, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, सपोज दैट कि टी नॉट, इसको टी नॉट बोलोगे बच्चा, ठीक ना, कि टी नॉट यानी प्रारंभिक ताप पर जो प्रतिरोध थी, सपोज दैट हमारा कितना था, आर नॉट था। बात सही है। अरे कुछ ना कुछ ताप, मान लो कि जो तार है, वायर है, उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक प्रतिरोध तो होगा ही, तो प्रारंभिक ताप ही होगा। मान लो कुछ भी ताप हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, बस हम टी नॉट मान रहे हैं कि टी नॉट पे जो हमारा टेम्परेचर हो, टी नॉट टेम्परेचर पे जो हमारा प्रतिरोध होगा वो आर नॉट होगा। बात सही है, चलो ठीक। अब यहाँ पर अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं, यानी ताप कुछ ना कुछ हम बढ़ा दिए, ठीक ना, तो टी नॉट से हमारा ताप कितना होगा, टी हो गया। जाहिर सी बात है, एक वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं तो टी नॉट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसका प्रारंभिक जो प्रतिरोध था आर नॉट था, अब ताप बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना यार। ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं होगा, वो अगर ताप पर निर्भर कर रहा है, ठीक ना। हम देखते हैं किस तरीके से ताप पर निर्भर करता है। इसमें 3 केसेस भी बनेंगे आपके, ठीक ना, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इतना बात समझ में आ गया। बहुत सुविधा, मतलब बहुत ही आसान कहानी थी कि प्रारंभ में टेम्परेचर टी पर जो हमारा प्रतिरोध है इतना है, और जब हम ताप बढ़ा दिए तो टी ताप बढ़ाने के बाद जो प्रतिरोध हो गया हमारा आरटी हो गया। यानी ताप बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध बेटा ये था, मतलब प्रारंभिक ताप, कुछ भी ताप होगा। अब ताप बढ़ा दिया है, बढ़ाने के बाद बच्चा ये हो गया हमारा। क्या बात इतना समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आगे, अब अगर आप देखोगे, आपकी यहाँ पर देखो, माना किसी चालक का प्रतिरोध ताप टी, वही चीज ऊपर वाला जो मैंने बता रखा उसी पर लिखा, उसी को हमने लिख दिया है कि प्रारंभिक ताप टी पर हमारा आर नॉट प्रतिरोध था, और जैसे ही ताप हमने बढ़ा दिया, ताप टी पर हमारा जो प्रतिरोध है वो आर टी हो गया। इतना बात समझ, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा बच्चा, ये याद रखना कि कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन को बस दिखा रहे हैं कि टी नॉट पे आर नॉट प्रतिरोध, टी पर आर टी। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखो बच्चा, यहां पर आप जानते हो कि आपके पास दो चीजें हैं, यानी प्रतिरोध दो हो गए, एक आरटी था, एक आर नॉट था। यानी क्या हो गया था, एक प्रारंभिक आर नॉट था और ये बाद का प्रतिरोध था। तो यहाँ पर प्रतिरोध में कुछ ना कुछ तो अंतर आया होगा ना बच्चा, हम बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर। तो अंतर को किससे दिखाते बेटा, डेल्टा से, कि मतलब डेल्टा लगा दोगे इंटू में आर कर दोगे, तो डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा ये हमारा हो जाएगा बच्चा। क्या बात समझ में आ रहा है? प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा कि बाद वाले में से बच्चा हमने पहले वाले को घटा दिया। क्या इतना बात कंफर्म हो रहा है बच्चा कि बाद वाले में से प्रारंभिक वाले को घटा दिया? देखो ये
बाद का था, ये प्रारंभिक था, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन दिखाना पड़ेगा तो घटाना का तो निशान लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्योंकि देखो बच्चा, परिवर्तन हो रहा है तो कितना परिवर्तन हुआ ना, यहाँ पर हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फैक्ट को समझो, बात को समझो, परिवर्तन जब हो रहा है तो कितना परिवर्तन होगा उसको तो दिखाना ना पड़ेगा बच्चा। इसीलिए देखो यहाँ पर हमने दिखा रखा है। क्या इतना बात समझ में आया? तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, कि डेल्टा टी बराबर में टी माइनस में टी नॉट, जो बाद वाले में से प्रारंभिक वाले को अभी भी घटा दिया हमने, क्योंकि बढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर ये फैक्ट सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, नहीं होश उड़ेंगे देखो यहाँ पर होश नहीं उड़ने वाले आपके, ठीक ना, आप होशियार हो, शानदार हो, बवाल हो, ठीक ना। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ना बच्चा, ये देखो प्रतिरोध से प्रतिरोध में परिवर्तन, सॉरी, प्रतिरोध में परिवर्तन जो होगा ना बच्चा, इस बात को याद रखना, वो प्रारंभिक प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। इस बात को अपने जहन में, अपने दिमाग में घुसा लो कि प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? प्रारंभिक प्रतिरोध पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है बच्चा। इसी चीज को अब हम जिसको बोले थे छोड़ दो, उसी से समझते हैं बच्चा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इतना चीज को अब ऊपर वाले समझते हैं। ये बात याद रखना बच्चा कि जो प्रारंभिक जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध पे ज्यादा निर्भर करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो इस चीज का मीनिंग समझो, आप इस चीज का मतलब समझो क्या है क्या नहीं, क्योंकि हर चीज का मतलब हमें जानना जरूरी है। अब सपोज दैट हमारे पास देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, मतलब इतने टेम्परेचर पे जो हमारे पास दो प्रतिरोध थे। एक का प्रतिरोध कितना था, मतलब एक का प्रतिरोध 50 ओम था, दूसरा का प्रतिरोध 100 ओम था। 10 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर पे हमारे पास दो प्रतिरोध थे, पहला ये था बच्चा और दूसरा ये था, ठीक ना, 100 ओम था। अब देखो जैसे ही हमने क्या किया कि जैसे ही हमने अब यहाँ पर क्या किया कि ये 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर दिया बच्चा, 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये जो है 50 जो ओम था केवल 55 ओम हुआ बच्चा, और यहाँ पर देखो जो 100 ओम था 120 ओम हुआ। इसका मतलब क्या है बच्चा कि यहाँ पर जिसका प्रतिरोध प्रारंभ में ज्यादा था उसमें परिवर्तन भी अधिक हो रहा है, और जिसका प्रतिरोध प्रारंभ में कम था उसमें परिवर्तन भी कम हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर, अगर जो प्रतिरोध है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में हमने 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दी तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसका 55 हुआ, 5 में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बच्चा यहाँ पर 100 से 120 हो गया। इसका मतलब ये है बच्चा क्योंकि ये शुरुआत में अधिक था तो परिवर्तन भी इसका अधिक आएगा, यानी इसमें 20 का परिवर्तन आया और यहाँ पर ये शुरुआत में ही कम था इसलिए 5 का परिवर्तन आया। तो यहाँ पर ये मोटा मोटी ये बात समझोगे आप कि ये एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर जो प्रारंभ में प्रतिरोध होगा तो अगर उसका प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो उसमें ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है ना बच्चा, वो प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये याद रखना। जैसे कि अब मान लो हमारे पास एक प्रतिरोध है, मान लो हमारे पास 101 120 है और यहाँ पर मान लो 120 ओम का है और यहाँ पर मान लो 300 ओम का है। अब बच्चा आप खुद बताओ कि यहाँ पर मान लो हमने ये टेम्परेचर शुरुआत में 10 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा बच्चा, देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे था। अब यहाँ पर मान लो हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस किया तो ज्यादा परिवर्तन किसमें देखने को मिलेगा? ज्यादा परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा बच्चा, इसमें। क्यों बच्चा? क्योंकि ये प्रारंभ में अधिक है, तो ये ज्यादा बढ़ेगा। ये हो सकता है कि 350 हो जाए और ये हो सकता है कि केवल मान लो केवल 130 ही हो। क्या बात समझ में आ रहा है? केवल ये 130 ही हो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा कि 130 ही ओम हो और ये 350 हो जाए? क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर प्रारंभ में जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा उसमें परिवर्तन होगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब इतना बात समझ में आ गया बच्चा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध अधिक होगा, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध R0 था तो उस पर निर्भर करेगा। क्या बात समझ में आ गया इतना? चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन तापमान के परिवर्तन में निर्भर करता है, यानी कहने का मतलब ये है बच्चा यहाँ पर कि कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो तापमान है, जितना तापमान आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये बात फैक्ट है। तो यहाँ पर हम ये सुनिए कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वो तापमान में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितना आप बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। ये क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अभी एक रिलेशन आएगा जो कि आपको साक्षात दर्शन कराएगा किस चीज का, कि तापमान रियली में कैसे, मतलब कि रियली में कैसे डिपेंड करता है, कैसे किसी
चालक के प्रतिरोध में। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, रियली में, क्योंकि वो 3 केसेस आपके, मतलब 3 जो केसेस आने वाले हैं वो आपको झन्नाटेदार बहुत आराम तरीके से समझ में आएंगे। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो गया कि तापमान जो प्रतिरोध है, यानी अगर यार एक नॉर्मल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा जाना, देखो कभी भी वायर है तो वायर में क्या चाहिए, अगर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि करंट अगर ज्यादा फ्लो कर दोगे आप, मान लो वायर की औकात है कि केवल 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, पतला वाला तरवा नहीं आता है गुरु, ठीक ना, पतला वाला जो तरवा आता है तो इसकी औकात कितनी है, 5 एम्पियर की करंट ये फ्लो करवाएगा। लेकिन जबरदस्ती आप क्या कर दे रहोगे, ये करंट आप क्या कर दे रहोगे, 50 एम्पियर का फ्लो कर दे रहे हो, तो तरवा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म का मतलब ताप इसका बढ़ जाएगा तरवा के, और तरवा क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, गलने लगेगा, गिरने लगेगा। तो यहाँ पर आप साक्षात एक दर्शन कर सकते हो कि घर का जो तार है उसकी अगर तार की औकात 5 एम्पियर है, 50 एम्पियर दे रहे हो तो तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म होने का मतलब ये धारा प्रवाह ही नहीं करेगा, यानी धारा के प्रवाह में रुकावट हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या बात कंफर्म हो गया, तो ये बात समझिए। अब यहाँ पर जो दोनों समीकरण हमने ले रखा है, एक समीकरण ये है हमारे पास और एक समीकरण ये है, तो यहाँ पर जो 2 समीकरण है, अब क्या करेंगे हम, दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, जब दोनों समीकरण को मिला देंगे, मिलाते हैं, कंपेयर भी कर सकते हो, मिला भी सकते हो, तो यहाँ पर जो दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, तो R0 है, ये डेल्टा टी है, तो यहाँ पर R0 डेल्टा टी हो जाएगा, और ये डेल्टा R बराबर साई R0 डेल्टा टी, R0 डेल्टा टी। क्या बात समझ में आ गया, इतना बात कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा R बराबर में कितना हो जाएगा, अल्फा R0 डेल्टा टी, इतना आपका आ गया एक इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो देखो बच्चा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और ये अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, ये अल्फा है, ये मत भूलना, ये अल्फा है, और इस अल्फा को बोलते हैं ताप गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चा, ताप गुणांक। क्या इतना दिमाग में घुस रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ गया, इसको ताप गुणांक बोलेंगे, जहां अल्फा इक्वल टू में ताप गुणांक है, ये एक ताप गुणांक है। अब यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन था उसको कैसे दिखा सकते हैं बच्चा, उसको RT माइनस R0 ही तो करके दिखाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में आपने रेजिस्टेंस में परिवर्तन निकाल रखा था। यहाँ देखो बच्चा, ये बोलना मत कि यहाँ पर आपने डेल्टा R इक्वल टू में RT माइनस में R0 कर रखा था। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, तो RT माइनस R0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर RT माइनस R0 इक्वल टू में अल्फा R0 डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो बच्चा, यहाँ से R0 को हम इधर भेज दे रहे हैं, क्योंकि इसका प्रजाति ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में R0 हो जाएगा कि नहीं, इधर माइनस में दो तो प्लस में हो ही जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा। अब यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, यहाँ से R0 2 बार आ गया, तो इसको आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा तो एक ही बचेगा, तो एक से गुणा कराएगा तो अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, चल इतना बात समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। अब देखिए 3 केस है, इस फॉर्मूले का बस दिमाग में रखना बच्चा। कौन से फॉर्मूले को, देखो इसको तो दिमाग में रखना ही है, ठीक ना, लेकिन बच्चा आप इस फॉर्मूले को भी दिमाग में रखोगे। कौन सा, ये वाला ज्यादा आपको समझाएगा, बताएगा, बुझाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ठीक ना। किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा, आपको 110% समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक भले ही बहुत हवा उड़ा हुआ है कि ये क्या है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक ना। आप ये बात समझो, ठीक। अब यहाँ पर देखो 3 केस में, पहला ये जो ताप गुणांक है, वो ताप गुणांक चालक तार के लिए हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चा, धनात्मक होता है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में पता करना है कि क्या गुल खिला रहे हैं दोनों को मिलकर के, ठीक ना, यानी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या गुल खिला रहे हैं। तो उसके लिए कुछ कथन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो ये ताप गुणांक है, ताप गुणांक किसके लिए, चालक के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने बोला था, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखिए कि ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ पर ले आएंगे आप, ये वाला देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर धनात्मक होता है, तो अल्फा का मान धनात्मक, तो धनात्मक लेंगे। यहाँ पे देखिए धनात्मक ले लिया है हमने, ठीक ना, कि वही वाला फॉर्मूला RT R0 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा R0 टी हो जाएगा, R0 डेल्टा टी हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, तो RT इज ग्रेटर देन R0 हो जाएगा। क्या इतना बात कंफर्म हो रहा है बच्चा आपको, ठीक ना, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि R0 में कोई भी चीज जुड़ करके, कोई धनात्मक चीज जुड़ करके तब RT की वैल्यू आएगी। अरे भैया हमारे जीनियस बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये 10 है, सपोज दैट ये कोई भी चीज जुड़ी, कितना जुड़ी,
दो चीज जुड़ी तब तो आरटी की वैल्यू आएगी ना। आरटी की वैल्यू अब कितना आएगी, 12 आएगी, क्योंकि ये 10 है, ये 2 है, तो ये जाहिर सी बात है 12 आएगा। इस केस में आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर जो आर नॉट होगा वो छोटा होगा किससे, आरटी से, क्योंकि आरटी 10 है यार। वैसे समझो ना कि आरटी का मान कब आ रहा है, जब आर नॉट में हम कुछ जोड़ रहे हैं। तो कुछ जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आर नॉट कम रहेगा ना, ये बात समझिए। और आरटी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर पता क्या चल रहा है, आर नॉट आपका प्रारंभिक प्रतिरोध था और आरटी क्या था, बाद का प्रतिरोध है। तो आरटी का मान अधिक आ रहा है, यानी चालक तार का कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, चालक तार का कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कभी भी ये प्रारंभिक ताप था, ये कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके कम आने का मतलब क्या है कि ये जो है अधिक है। मतलब वो तो कॉमन सी बात हो गई मजाक कर दिए। नहीं देखो, ये कम आ रहा है, आरटी का मान अधिक आ रहा है। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि किसी भी चालक तार का, यहाँ पर चालक तार के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चालक तार का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अधिक का मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट ज्यादा करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर तार है, गर्म कर दो उसको ना, तो तरवा क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद गलने लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि प्रतिरोध और ज्यादा होते जाएगा। प्रतिरोध और ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो धारा के प्रवाह में और ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। बात समझ में, धारा नहीं बहेगा। और एक टाइम के बाद जब तरवा गल जाता है तो आप कहते हो कि तरवा तो गल गया, तो धारा ही नहीं प्रवाह हो रहा है, यानी धारा के प्रवाह में बहुत ज्यादा रुकावट कर दिया ये इंसान, हमारा प्राणी, जिसका नाम है आरटी। क्या बात समझ में आ गया इतना, ठीक। अब देखिए, चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये बात आप समझ गए, यही चिल्ला चिल्ला के हम बात बता रहे थे। अब यहाँ पर जैसे कभी भी अचालक के लिए अगर देख लिया जाए, चाहे कुर्सी, मतलब कुर्सी हो गया, कुर्सी वही कचकाड़ा वाला यार, लोहा का भी कुर्सी आता है। तो अचालक या कुचालक के लिए चाहे लोहा, प्लास्टिक, सॉरी लोहा नहीं यार, गलती हो जा रहा है। देखो, तो यहाँ पर अगर कोई भी प्लास्टिक का कुर्सी ले लिए या फिर क्या ले लीजिए, आप लकड़ी ले लीजिए, ठीक ना, बालू माटी ले लीजिए, सब कुछ चालक में आता है। तो उसके लिए जो अल्फा का मान होता है ना, वो कितना होता है, 0 होता है। वो कितना होता है बच्चा, 0 होता है। तो यहाँ पर जो समीकरण है, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, अल्फा का मान जरा 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर गुरु, यहाँ पर 0 रख दीजिए। यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, यानी आर टी बराबर में आर नॉट। यानी देखो ये देखो, मतलब अचालक या कुचालक के लिए, यानी लकड़ी के लिए, बालू माटी के लिए, पत्थर के लिए, ठीक ना, ये जो आर टी बराबर आर नॉट हो जा रहा है। यानी जो प्रारंभ में रेजिस्टेंस था, ताप बढ़ाने के बाद भी उसका रेजिस्टेंस उतना ही रह जा रहा है, यानी दोनों बराबर है। यानी प्रारंभ में कितना था, आर नॉट था ना जी, है ना। तो इस आर नॉट था, और ताप बढ़ाने के बाद यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ाए तो आर टी हो गया था। तो यहाँ पर इन दोनों का तो मान बराबर आ जा रहा है, यानी ये ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों तो मान बराबर है ना। यानी प्रारंभ में भी इतना ही रेजिस्टेंस था, ताप बढ़ाने के बाद भी इतना ही रेजिस्टेंस, यानी दोनों बराबर दिख रहा है ना यहाँ पर। मतलब रेजिस्टेंस तो आरटी हो गया, लेकिन दोनों बराबर है। तो वो दोनों बराबर का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो अचालक है या कुचालक जिसको आप बोलते हैं, वो ताप पर निर्भर नहीं करता है बच्चा। क्या इतना बात दिमाग में आ गया, यानी अचालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इतना बात कंफर्म हो गया होगा बच्चा। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तीसरा जो है कि तीसरा, यदि अल्फा बराबर में ऋणात्मक अर्धचालक होगा, यानी मतलब कि सॉरी ऋणात्मक होगा, मतलब अल्फा का मान, तो वो उसके लिए अर्धचालक, मतलब वो अर्धचालक कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आरटी, अब ये वाला देखो, अब यहाँ पर आरटी का मान, आरटी का मान कैसे आ रहा है, तो आर नॉट में से हम जब कोई भी चीज घटा रहे हैं, जैसे कि ये 10 हो गया था, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आरटी का मान कितना आ जाएगा, 8 आएगा कि नहीं बाबू, अरे आरटी इसी के तो बराबर है ना यार। तो यहाँ पर आरटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आर नॉट से। यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि प्रारंभ में टेम्परेचर क्या था, आर नॉट था, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर क्या हो गया, आरटी हो गया। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्रतिरोध का तापमान क्या थी, घटने लगता है। मतलब अर्धचालक के प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर घटने लगता है। बात समझ में आ रहा है, क्या घटने लगता है, प्रतिरोध। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चालक में बढ़ता है प्रतिरोध, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक एक ऐसा प्राणी है, और इसीलिए एक ऐसा प्राणी है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है भैया। बात समझिए, मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट घट रहा है, तापमान बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। और इसका जो यूज देखेंगे आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में देखेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका। क्या बात समझ में आ रहा है इतना। अब इतना बात समझ में आ गया गुरु, एक सवाल भी लगा लेते हैं। चलिए, अब इस सवाल को आप क्या कीजिए, घूरिए थोड़ा सा, और इस सवाल को लगा के थोड़ा सा दिखाइए तो हमको कि कैसे कैसे सवाल लग रहा है, ठीक ना। चलिए लगाइए।
लग गया? नहीं लग पाया? चलो कोई बात नहीं, चलो देख लो, ठीक ना। लेकिन घर पे एक दो बार देखने के बाद अपने से जरूर ट्राई करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। देखो यहाँ पर, अब अगर देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि एक टंगस्टन के तंतु फिलामेंट का 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है। देखो बोल रहा है कि 150 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है बच्चा, इतना है। मतलब बोल दिया, एक बात बोला कि 50 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध इतना है, ठीक। अच्छा ठीक, इसका 500 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो बच्चा यहाँ पर एक जो बोला है ना, एक 500 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना होगा, तो 500 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ तो होगा, यानी प्रारंभिक हमारे हमें टेम्परेचर तो दे रखा है ना। मतलब एक टेम्परेचर तो दे रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस का मान नहीं दे रखा है कि भैया प्रारंभिक रेजिस्टेंस उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना उस तार का। अब ये मत समझना कि ये वाला दे दिया है, देखो कैसे सॉल्व होगा। कंफ्यूजन आना मत, बस देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आना मत। मान लो यार कि प्रारंभ में पता कहाँ है हमें, तो वो तो बोल रहा है देखो 150 प्रतिरोध पर बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है ना प्रारंभ में ये है। अब ऐसा मत सोच लेना कि प्रारंभ में दिया है तो प्रारंभ में यही होगा। तो मान लिया हमने कि किसी तार का प्रतिरोध प्रारंभ में इतना है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है ये प्रतिरोध कितना है, आर नॉट है, यही मानते हैं हम। और 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध है, आर टी है। चल इतना मान लिया, अरे ये ऐसे मान लिए है यार, बस ये वाला याद रखना कि क्या चीज इतना पर इतना है और बाद में इतना है तो इतना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो प्रारंभ का हमें पता नहीं है, जबकि बाद का दे हमें पता है 150 133, मतलब इतने पर इतना है। प्रारंभ में कितना होगा, इतना के जगह पर इतना ही तो होगा ना प्रारंभ में। प्रतिरोध यार मतलब प्रारंभ में पता नहीं है भैया, और क्वेश्चनमा में देख करके गड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग कि यहाँ पर एक टंगस्टन तंतु का ये बोला है 150 डिग्री से प्रतिरोध इतना है, प्रारंभ में थोड़ा ना बोला है, कंफ्यूज आइएगा मत। यहाँ पर देखिए, तो ये प्रारंभ में नहीं है तो कब का है, ये बाद का है बच्चा। ये किसका है, ये बाद का है। तो इससे हम इसका यूज करके प्रारंभिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तब प्रारंभिक प्रतिरोध जब पता चल जाएगा बच्चा आपको, तो आप ये निकाल सकते हो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध हो गया, यानी बाद का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे 1000 2000 निकाल सकते हो। कब, जब आपको प्रारंभ का पता चल जाएगा। यह प्रारंभ का नहीं दिया हुआ, ये मत सोच लेना। इसलिए हमने प्रारंभ का मान करके चलना है, और ये बाद का ये वाला दे दिया है, और ये रेजिस्टेंस ये वाला दे दिया। क्या इतना बात समझ में आ गया। तो इससे इन दोनों का यूज करके प्रारंभ का प्रतिरोध निकालेंगे, एंड देन फिर 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर लेंगे, जो बाद का प्रतिरोध आ गया 500 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ना बच्चा, फिर उसको निकाल लेंगे। बात इतना कंफर्म हो गया। चलो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आर नॉट ये बाद का प्रतिरोध है, ये प्रारंभ प्रतिरोध है, जिसको जो कि अभी हमें पता नहीं है, जिसको हमने मान रखा है कि आर 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध इतना होगा प्रारंभ में, वही मान के चल रहा है। अब देखो आर नॉट, यहाँ पर आर नॉट बराबर कितना निकल जाएगा, आर नॉट बराबर ये देखो गुणा में है, ये नीचे भाग में चल जाए, है कि नहीं, ये भाग में चला गया तो ये इतना आ जाएगा आर टी बटा में 1 प्लस में अल्फा टी। अब यहाँ पर आर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 133 हो जाएगा। 1 प्लस में अल्फा टी, अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, एंड टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, क्या इतना बात समझ में आया, क्या इतना बात समझ में आया। तो देखो आर नॉट ही तो क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है ना। प्रारंभिक प्रतिरोध हमने हल करके इतना निकाल लिया। कैलकुलेशन अपने से बच्चा कर सकते हो, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया है। बात इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब जब प्रारंभिक प्रतिरोध आपका पता चल गया कि प्रारंभ में प्रतिरोध कंफर्म है भैया कि नहीं आएगा, ठीक ना। तो अब आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा कितना प्रतिरोध है, प्रारंभ का प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रतिरोध है, 200 पर, सब आप निकाल लोगे। देखो कैसे निकलेगा, प्रारंभ का प्रतिरोध पता चल गया हमें कितना है। अब तंतु का 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ का प्रतिरोध इतना निकाल रखे हैं, और कितना हो जाएगा यार, मतलब 1 प्लस में अल्फा, अल्फा का मान इतना है, और यहाँ पर टी 500 इतना है। तो यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध आप यहाँ पर निकाल दोगे कि आर 500 टेम्परेचर है, ये आर टी के नीचे टी होगा, तो मतलब टी के नीचे 500 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा बच्चा, वो इतना हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया, क्या इतना बात समझ में आया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स के साथ आपका टॉपिक, जो कि झन्नाटेदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करा। तो ये पूरा का पूरा जो नोट्स है बच्चा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम फ्री है। क्योंकि मेरी कोशिश है यार कि मतलब कि एकदम फ्री एजुकेशन मिले सारे के सारे बच्चों को, यही मेरी कोशिश है, और इसके अलावा कुछ कोई भी कोशिश नहीं है हमारी, ठीक ना। अगर लेकिन अगर आप हेल्प करना चाहो, देखो मैं कभी भी किसी को वो नहीं बोलता, तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से अगर आप कोई भी मतलब जितनी आपकी मतलब कि आप जितना आपका मन है आप हमें डोनेट कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि यार इसमें भी
मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट से लगते हैं, थोड़ी मेहनत भी लगती है। देन आप जितना भी डोनेट करना चाहो, जितना भी एकदम कम से कम 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जितना भी आप जो भी सपोर्ट करना चाहो, क्योंकि आप एक खुद छात्र हो तो खुद अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो वो उतना नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक ना। एंड तो यार जो भी है, ठीक ना, जो भी करना चाहो कर सकते हो। एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो, बवाल कर दो, और ये लेक्चर्स आते रहेंगे हमेशा 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 हमेशा, फ्री रहेंगे, आज भी चाहे कल भी, ठीक ना। ठीक। और अगर कभी मन में आता होगा कि ये इंसान फ्री क्यों दे रहा है, तो समझ लो कि इस इंसान को भी किसी ने फ्री में ही पढ़ाया है, ठीक। जाओ, तो यहाँ पर बस मजे करो, पढ़ो लिखो, ठीक। बाय बाय।